है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो टॉपिक है ये है वॉइसेस। आज की क्लास लेक्चर नंबर 1 है और आप सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में और काफी बच्चों को काफी मुश्किल भी लगता है और कंफ्यूजिंग भी लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान से आसान तरीके से इस टॉपिक को कवर करवा सकूं। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर आज की हमारी ये क्लास होने वाली है। तो आखिरकार सबसे पहला सवाल होता है कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी होगी, लेकिन मैं आपको और एग्जांपल्स के साथ एक बार समझाऊंगी कि एक्चुअल में एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। सी, वॉइस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। वॉइस को वैसे हम हिंदी में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य। ठीक है, अब जो वॉइस टर्म है वो यूज की जाती है किस चीज के लिए? ये बताने के लिए कि वर्ब जो है वो एक्टिव है या पैसिव है। आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, दो चीजें आप सभी को पता है कि तीन चीजें एक्चुअली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों के बारे में आपने खासतौर पर पढ़ा है। अब जो हम सामान्य रूप से नॉर्मली हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम पैसिव वॉइस के अंदर भी सेंटेंसेस बोलते हैं। जब हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे मान लो मोहन राइट्स अ लेटर। सो जो एक सिंपल साधारण सा वाक्य होता है, उस वाक्य के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उसका मेन फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है ना। मेन फोकस हमारे कर्ता का किस पर होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, अब जैसे यहां पर हमने बोला कि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, यहां पर महत्व दिया जा रहा है किसको? सब्जेक्ट को। राइट? कैसे कि मोहन एक पत्र लिखता है, तब मोहन का फोकस किस पर है? पत्र पर, कि वो क्या लिखता है? वो एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। यहां पर महत्व किसको दिया जा रहा है? मेन फोकस कौन है? एक्टिव कौन है यहां पर? सब्जेक्ट एक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, कि मोहन द्वारा एक पत्र लिखा जाता है या मोहन द्वारा एक पत्र लिखा गया। राइट? यहां पर जो हमारा अ लेटर था, सो हमारे एक्टिव के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट था, आप देख सकते हैं उसकी जगह बदलकर इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ गई और हमारा जो सब्जेक्ट था उसकी जगह ऑब्जेक्ट की जगह चली गई ना। तो यहां पर इसमें क्या हुआ कि यहां पर मेन फोकस किसके ऊपर हो गया? ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो सब्जेक्ट की जगह रख दिया गया। तो हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जब सब्जेक्ट लगा दें और हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट से हटकर जब ऑब्जेक्ट पर आ जाए, कि जो भी उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता होता है, जो काम को कर रहा होता है। यहां पर सब्जेक्ट हमारा मोहन ही है, केवल उसकी जगह ऑब्जेक्ट की जगह कर दी गई है। काम यहां पर कौन कर रहा है? मोहन ही कर रहा है, केवल उसको उठाकर कहां रख दिया गया है? ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया गया है। कहने का मतलब सेम होगा, मीनिंग सेम निकलेगा, लेकिन तरीका उसको बोलने का बदल जाएगा। अक्सर पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में द्वारा आप देखेंगे यूज किया गया, मतलब बाय का यूज मोस्टली आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज मैं एक पहली ही क्लास में आपको बता दूं, और वो ये है कि जो भी रूल्स मैं क्लास में बताऊंगी जरूरी नहीं है कि वो हर एक टाइप के सेंटेंस पर अप्लाई हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर हमेशा सभी रूल्स सभी जगह फॉलो नहीं किए जा सकते, एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, चलो। सो अब हम देखते हैं कि जो वर्ब है वो एक्टिव है या पैसिव है, ये वॉइस कहलाता है। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस मैंने ये बताया कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव दिखेगा
और पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपको पैसिव काम करता हुआ दिखेगा, मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, द डॉग बिट द पोस्टमैन। अब जो द डॉग था वो हमारा सब्जेक्ट है, बिट वर्ब है और द पोस्टमैन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमने इसे पैसिव में बोला कि द पोस्टमैन वॉज बिटन बाय द डॉग, कि जो पोस्टमैन है उसको काट लिया गया, किसके द्वारा? डॉग के द्वारा। बात सेम नहीं है कि डॉग ने पोस्टमैन को काटा या पोस्टमैन जो है वो काट लिया गया डॉग के द्वारा। काम तो यहाँ पर डॉग ही कर रहा है, लेकिन हमने डॉग को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया और सब ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो था उसको हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया, तो बस वो ऐसे क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं इनके कुछ रूल्स बताऊंगी, टेंसेस में हम इन्हें किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हर एक टेंस में वर्ब में क्या चेंजेस आएंगे जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। जो टेबल्स में आपको बताऊंगी उन्हें आपको याद करना है प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक भी चीज मिस नहीं करनी। काफी सारी टेबल्स होंगी, तो आज की क्लास में मैं 2 टेबल्स लेकर आई हूं, वो टेबल्स मैं बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, और ये भी हम जानेंगे कि कौन से टेंसेस हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? अब यहां पर आपको एक टेबल दे रखी है, देखो अब क्या दिख रहा है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आप टेंसेस पढ़ चुके हैं तो इन सब चीजों से आप वाकिफ ही होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, ये टेंसेस आपको दिख रहे हैं। अब इनमें कौन से टेंसेस हैं जो आपको नहीं दिख रहे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिख रहा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिख रहा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिख रहा। तो ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। मेक श्योर आप ये चीज याद रखें। अब अगर आप यहां पर पहचान पाएं कि वो 4 टेंसेस की पहचान कैसे होती है, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता होने चाहिए, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं अभी लिखवा भी दूंगी। सो देखो ये आपको यहां पर दिख रहे हैं 8 टेंस दिख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी लगती है? वर्ब, डू और डज वर्ब का यूज होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर हम डू और डज वर्ब का यूज करते हैं जब भी हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, और अदरवाइज अगर हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं तो उसमें तो SEIS लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, राइट? सो डू और डज वाली जो है वहां पर चेंज जब पैसिव वॉइस में करोगे तो वो इज MR में चेंज हो जाएगी। समझना, ये आपने एक सेंटेंस देखा था, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन लिखता है एक लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। इसको जब मैंने चेंज किया तो मैंने यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, पैसिव में मैंने इज हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है। सो इसीलिए आप क्या करेंगे? इज MR ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आया है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो अगर उसमें इज MR आ रहा है, ठीक है, तो वो जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव यूज है, तो वो जब पैसिव में चेंज होगा तो वो हैज बीन, हैव बीन में चेंज होगा। ये चीजें मैं आपको पहले ही इसलिए बता रही हूं क्योंकि अभी जब मैं आपको रूल्स बताऊंगी और सेंटेंसेस ट्रांसलेट करवाऊंगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सी वर्ब पैसिव में चेंज होने पर किस वर्ब में बदल जाएगी। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं, वो यहां पर आकर वॉज वर में चेंज हो जाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम वॉज वर यूज करते हैं, वो यहां पर वॉज बीइंग और वर बीइंग में यूज हो जाती है।
पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं, वो हैड बीन में यूज चेंज हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल विल यूज करते हैं, वो शैल बी और विल बी में चेंज हो जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव का यूज होता है, तो वहां पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, बीइंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रहा है, और बी डबल ई एन बीन जो है वो परफेक्ट वाले में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना और यहां पर गलत मत लिखना। बीइंग कहां है और बीन कहां है, इसका ध्यान आपको रखना है। ये बात क्लियर हो गई? यहां पर ये वाली चीज समझ में आ गई आपको प्रॉपरली? तो एक बार वापस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज इज एम आर में चेंज होगा, इज एम आर इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज होगा, हैज हैव हैज बिन में चेंज होगा, डिड या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो भी होगी वो वॉज वर में चेंज होगी, वॉज बीइंग वर बीइंग में चेंज होगा, हैड जो है वो हैड बिन में चेंज होगा, शैल विल शैल बी विल बी में चेंज होगा, और विल हैव बिन और शैल हैव बिन में चेंज होगा। आपकी कॉपीज में ये टेबल बनी होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारी नींव है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। अगर इनकी ही गड़बड़ हमने कर दी तो बाकी तो हमारा सारा काम खराब हो ही जाएगा। सारा खेल ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वर्ब का क्या बदलाव होता है उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। अगर प्रोनाउंस का यूज किया हुआ है, राइट, अगर नाम नहीं दिया हुआ, जैसे मोहन सोहन नहीं दिया हुआ, नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रोनाउन यूज किया हुआ है, तो जब आई प्रोनाउन दिया होगा तो वो पैसिव में जब लिखा जाएगा तो वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वी प्रोनाउन दिया होगा तो वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यू प्रोनाउन दिया होगा तो वो यू ही रहेगा। अगर ही प्रोनाउन दिया होगा तो वो हिम में चेंज होगा। अगर शी प्रोनाउन दिया होगा तो वो ह में चेंज होगा, एंड दे प्रोनाउन दिया होगा तो वो देम में चेंज होगा। ये वाली टेबल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, ही राइट्स अ लेटर, तो हम क्या करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। बाकी की डिटेल्स पे अभी मत जाना कि बाय कहां से आया, रिटन कैसे आया, नहीं, ये अ लेटर पहले क्यों आया। अभी केवल ये देखना कि ही जो था जब वो पैसिव में बदला तो वो हिम में बदल गया। ही को जब पैसिव में बदला तो वो हिम में चेंज हो गया। ये चीज ही मैं इस टेबल में बता रही हूं। ठीक है, राइट्स था, इनडेफिनेट पता चल रहा है, तो वो ये वाली टेबल से हमें पता चला कि जब भी इनडेफिनेट की बात कर रखी होगी और अगर डू डज है या फिर कोई भी वर्ब नहीं है, SCIS लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, तो वहां पर हम वर्ब जो है वो क्या लगाएंगे, इज एम आर। कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस बताया मैंने यहां पर, ये चीज अब समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर, सो ये याद रखोगे, आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, यू का यू ही रहेगा, ही हिम में चेंज होगा, शी ह में चेंज होगा, और दे देम में चेंज होगा। यहां तक हमें ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हम कोई भी अगर सेंटेंस है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का, तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो 3 चीजों का मेन ध्यान रखना होता है। इसको पढ़ने से पहले मैं खुद बता देती हूं। पहली चीज क्या होगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी वर्ब की, मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या बदलेंगी वो तो हमने देख लिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हर जगह। किसी भी टेंस की बात कर लोगे, हर जगह। ये मत सोचना कि मैम वॉज वर के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती नहीं है, इस एमआर के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती नहीं है, नहीं, वो नहीं देखना है अपने को।
थर्ड थिंग, बाय का यूज होगा अक्सर, ठीक है, अक्सर, हमेशा नहीं कह रही, और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस है जैसे एट, विद वगैरह, इनका भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर बाय प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। जहां पर बाय प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा वो वाली चीजें भी हम पढ़ेंगे। ये तीन चीजें तो मेन है, 90% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अगर इन तीनों चीजों का ध्यान रखोगे तो, कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग वो देखना है, और साथ ही साथ बाय का हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पहला रूल कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में फॉलोइंग रूल्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और इसके पहले बाय का यूज करें। क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और उससे पहले बाय का यूज करना है। एग्जाम्पल जो अभी हम देखते आ रहे हैं हम उसे ही देखते हैं, जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव में तो ये बनता है अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक ही एग्जाम्पल से क्यों समझा रही हूं, ताकि एक बार चीजें क्लियर हो। यहां पर बोला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और उससे पहले बाय लगा दिया। जिस सब्जेक्ट को हमने यहां ऑब्जेक्ट बनाया उससे पहले हमने बाय लगा दिया। लगाया या नहीं लगाया, लगा दिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इससे आगे पीछे कुछ नहीं लगाना। हमने क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहां पर सब्जेक्ट बना दिया। क्या हमने इसमें कुछ किया, नहीं, एज इट इज अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमने यहां पर सब्जेक्ट की जगह रख दिया। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हुई कि कैसे चेंज हो रहा है, तो उसमें काम क्या चल रहा है। सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा और ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट की जगह एज इट इज उठकर। केवल लेटर मत उठाना, अ लेटर लिखा है तो अ लेटर पूरा आएगा। यहां भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, ये दो चीज समझ में आई। अब वर्ब के पहले एक वर्ब टू बी, मतलब एम, इज, आर, वॉज, व, बी, बीन, बीइंग का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग होगा। क्या बात बोली गई कि वर्ब के पहले जो भी हमारा सेंटेंस है उसकी जो भी वर्ब है उससे पहले जो टू बी वर्ब है, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सभी वर्ब्स जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो किसके आधार पर होगी। आप सभी को पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम प्लूरल यूज करते हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट बना पैसिव वॉइस में आने के बाद हमारी जो वर्ब लगेगी वो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल होगी। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। इस प्रकार सेंटेंस की बनावट इस तरह से होगी। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कंफ्यूज तो नहीं होगे। ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट क्या है यहां पर जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। ठीक है, चलो, तो ये हमारी बनावट होगी। वर्ब टू बी यहां पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी वर्ब्स हम यूज करें, इज, एम, आर हो गए, वॉज, वर हो गए, बी, बीन, बीइंग हो गई, ठीक है, सो उन सभी को हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे जो पैसिव में आकर सब्जेक्ट बना है। ओके, जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक पैटर्न है एक्टिव में, है ना। हम जो आमतौर पर सेंटेंसेस बोलते हैं वो सब एक्टिव वॉइस के बोलते हैं, पैसिव के नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं पैसिव के। ही क्या है, सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है, वर्ब, अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। सिंग्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रखा है क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है।
IND लिख रही हूं मैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो हमारा एक सिंपल एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैटर्न होता है। लेकिन हम पैसिव में जब इसे बदलते हैं तो अ सॉन्ग, ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। यहां जो ही था वो हिम में बदल गया, उससे पहले हमने बाय लगा दिया और इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हमने यहां पर इज का यूज क्यों किया? क्योंकि बात एक सॉन्ग की हो रही है। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉइस में। अब बढ़ते हैं आगे। नोट करनी है एक चीज, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का बाय लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग से भी बताई, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। समझना, आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूं एक पत्र। अब समझो, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? राइट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अगर हमें पैसिव में बदलना है, हमें क्या करना होगा? अ लेटर को हमें यहां ले जाना होगा और आई को हमें यहां ले आना होगा। आई का इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज क्या होता है? मी में चेंज होता है। सो बस वही चीज हमें यहां करनी है। आई जो है वो चेंज हो जाएगा मी के अंदर पैसिव में, राइट? सो सी, अ लेटर, सब्जेक्ट जो था यहां पर वो इधर आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो यहां पर इधर आ गया। इज हमने लिखा जाता है रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो भी सब्जेक्ट होगा जब वो पैसिव में जाएगा तो उससे पहले बाय लगेगा। हमने लगाया बाय मी। मी मतलब आई जब चेंज होता है पैसिव में तो वो मी में बदल जाता है। आई बात समझ में कुछ पला पल्ले? अगला सेंटेंस देखते हैं। सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है। फूड इज कुक्ड बाय सीता। फूड क्या था? सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। सीता सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। ऑब्जेक्ट को उठाओ, सब्जेक्ट की जगह लिखो फूड। कुक से हमें पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? इज लगाएंगे। इज कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म। सीता हमारा वहां जाके ऑब्जेक्ट में बदल जाएगी, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लगाना है। ये पैसिव में बदल गया। कोई ज्यादा दिक्कत हुई, परेशानी हुई? अगर दोनों टेबल्स याद है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है मेन वर्ब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये पता है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉडल्स का भी यूज जब आगे आएगा उसकी भी मैं आपको एक प्रॉपर टेबल बताऊंगी कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं, ठीक है? इफ, अब ये तो हमने देखा कि जहां जहां पर बाय का यूज हो रहा था, ठीक है? अगर एक सेंटेंस में someone, ऐसे लगा लो, अगर किसी सेंटेंस में someone, everyone और anyone का यूज हो, अगर किसी भी सेंटेंस में someone, everyone और anyone का यूज हो, किसके तौर पर? एक सब्जेक्ट के तौर पर। किसके तौर पर? एक सब्जेक्ट के तौर पर। तो हम इन्हें पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम इन्हें हटा देते हैं। कैसे? someone helped me, अब आपने देखा सब्जेक्ट है someone, वर्ब है ये और ऑब्जेक्ट है ये, है ना? ये पास्ट का सेंटेंस है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है पर आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि यहां पर हमने पास्ट वाला भी देखा था ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो पास्ट इंडेफिनिट डिड, वॉज वर्ड लग जाता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो भी वॉज वर्ड लगेगा। सो सी यहां पर भी यही होगा कि जब बात पास्ट इनडेफिनिट की जाए
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो तो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। और अगर डू डिड वगैरह लिखा हुआ होगा, सॉरी डिड लिखा हुआ होगा, तो वो भी किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में बदल जाएगा। राइट। सो यहां पे लिखा था समवन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद की। आई वॉज हेल्प्ड, मेरी मदद की गई। मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में बदला तो वो आई में बदल गया। जैसे आई मी में बदल रहा था, वैसे मी आई में भी बदलेगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा? आई के बाद हमने लगाया वॉज, क्योंकि हमें पता है पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में पैसिव में बनाना है तो वॉज वर्ड लगेगा। आई वॉज हेल्प्ड, मेरी मदद की गई। अब यहां पर आप बाय समवन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अगर मैंने बोला किसी ने मेरी मदद की, या मैंने बोला मेरी मदद की गई, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है कि हमें नहीं पता कि किसके द्वारा की गई। तो आप यहां पर बाय समवन हटा देंगे, हम उसे वहां से हटा देते हैं। तो समवन, एनीवन और एवरीवन अगर यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर, सो पैसिव वॉइस में जाकर हम उसे रिमूव कर देते हैं, हम कुछ नहीं लिखते। एवरीबडी सैटिस्फाइड हिम, सभी ने उसे संतुष्ट किया। हिम क्या चेंज होगा, ही में चेंज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और वॉज आ जाएगा। ही वॉज सैटिस्फाइड। बाय एवरीबॉडी नहीं लिखोगे, ही वॉज सैटिस्फाइड। एक्टिव वॉइस में अगर नोबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कोई भी इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। दिस बॉक्स एज इट इज सब्जेक्ट बन गया यहां पर, दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड। अब क्योंकि नोबडी कैन, कोई भी नहीं कर सकता, यहां पर नकारात्मक वाक्य आ गया, इसीलिए हमने कैन के साथ नॉट लगाया। अभी ये वाली चीज आपको नहीं समझ में आ रही कि कैन नॉट के साथ बी क्यों लगा, क्योंकि अभी मैंने मॉडल्स नहीं बताए। मैं अभी आपको केवल इतना बता रही थी कि अगर समवन, एवरीबॉडी और नोबडी इस तरीके के, या फिर समवन, एवरीवन और एनीवन इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक्टिव वॉइस में है, तो जब भी आप उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप उन्हें रिमूव कर देंगे। दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड, इस बॉक्स को नहीं उठाया जा सकता, मतलब कोई भी नहीं उठा सकता इसको। राइट। सो यहां पर मीनिंग उसका चेंज नहीं होता है, अगर हम उसे लिखें भी और अगर हम उसे नहीं भी लिखें तो ध्यान रखना, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, एवरीबॉडी, अगर इस तरीके के कोई भी वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में जाते ही वो हट जाएंगे। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने क्या किया, चोरों को अरेस्ट कर लिया। सो द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब यहां पर आप सोचोगे कि द पुलिस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि थीफ जो है, चोर को कौन पकड़ेगा, अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही करेगी। तो अगर हम लिखें द पुलिस और अगर हम ना लिखें द पुलिस, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम ना लिखें। राइट। सो द थीफ वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। सी, नो वन कैन सी द विंड, कोई भी हवा को नहीं देख सकता। द विंड कैन नॉट बी सीन। यहां पर मेरा मुद्दा एक है आपको बताने का, ये कि अगर एनीवन, समवन, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी या कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यही होगा, तो उन्हें आप पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हटा देते हैं। ठीक है। सो नो वन कैन सी द विंड कैन नॉट बी सीन। ये बात क्लियर हो गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं। आई एम टू हेल्प हिम, ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी। आई कैन हेल्प हिम, ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी। आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई?
सो अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस में आपको क्या दिखा, कैन दिखा, मस्ट दिखा, ठीक है, लेकिन ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही। तो अगर मॉडल्स का यूज किया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उनके बाद हमने बी लगाया, जैसे कैन के बाद हमने बी लगाया। अगर मॉडल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो रहे हैं, जैसे कैन यूज हुआ, मस्ट यूज हुआ, तो उनके साथ आप बी लगाएंगे जब भी आप उन्हें पैसिव में बदलेंगे। सो आई कैन हेल्प हिम, हिम किस में चेंज होगा, ही में। ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी, ये आई यहां पर मी में बदल गया और हेल्प क्या लग गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज हमने ऐसे कर दी, राइट। आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। अब कुछ सेंटेंसेस में वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाय का यूज नहीं होता, हम वहां पर कोई और प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे विद, टू, एट, इन का यूज हुआ है इन सेंटेंसेस में। आप देखेंगे कैसे, he satisfied everybody, everybody was satisfied with him। यहां पर हमने everybody ऑब्जेक्ट के तौर पर है, ध्यान रखना सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए लिखा गया। सो everybody was क्यों लगाया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, was satisfied वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हमने by him ना लगाकर with him लिखा। उसने सभी को संतुष्ट किया, सभी लोग उसके द्वारा संतुष्ट थे या उससे संतुष्ट थे। तो कौन सा बेटर है, उसके द्वारा संतुष्ट थे या उससे संतुष्ट थे, ऑब्वियसली उससे संतुष्ट थे, इसीलिए हमने विद प्रेपोजिशन यूज किया यहां पर। ही नोज मी, आई एम नोन टू हिम, यहां पर भी बाय का यूज ना करके हमने क्या लिखा, टू प्रेपोजिशन का यूज किया। हर कंडक्ट शॉक्ड मी, उसका जो कंडक्ट था, मतलब जिस तरीके का उसने आचरण किया, उस चीज ने मुझे शॉक कर दिया। आई वॉज शॉक्ड एट हर कंडक्ट, ठीक है, हम बोल सकते थे बाय हर कंडक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमने यहां पर एट हर कंडक्ट की, उसके आचरण पर मुझे आश्चर्य हुआ, तो यहां पर बोलेंगे, द्वारा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जहां पर आपको जैसा ठीक लगे आप वो वाला प्रेपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन अक्सर हम बाय प्रेपोजिशन लगाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको टू, एट और इन प्रेपोजिशन भी मिलेगा। ये चीजें आपको क्लियर कैसे होंगी, जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे उतनी ही चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर हो गई ये बात। फॉर एग्जाम्पल, हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, उसका जो रिप्लाई था उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई, मैं सरप्राइज्ड था उसके रिप्लाई पर। पास्ट इंडेफिनिट का इसीलिए हमने वॉज लगाया। तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ज्यादातर सवाल देख रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों में ही पता है कि टेबल से हमने जान लिया कि दोनों के जो चेंज होते हैं हेल्पिंग वर्ब वो कैसे चेंज होते हैं। बाकी सारा फॉर्मूला तो सेम का सेम रहता है, राइट। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं एट का यूज हुआ, उसके रिप्लाई पर। आई वॉज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित था, उसके रिप्लाई पर। दिस बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, सो मी यहां पर आई में बदलेगा, आई हैव बिन, क्योंकि मी यहां पर आई में बदल गया है, इसीलिए जो वर्ब लगेगी वो आई के अनुसार लगेगी। यहां पर जो वर्ब लगी हुई थी वो बुक के अनुसार लगी हुई थी। सो आई के साथ यहां पर क्या लिखा है इसने कि आई हैव बिन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ये बात क्लियर हुई। यहां पर इसको पैसिव लिख दो, मैंने एक्टिव लिखा हुआ है। ये बात यहां पर क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज की